हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम समता है और बच्चों क्लास 12th में हम लोगों का ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज ये चैप्टर चल रहा है। तो बिना देरी किए हुए चलेंगे डिजिटल बोर्ड की तरफ और आगे उसी को कंटिन्यू करेंगे। बच्चों, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज यानी कि मानव स्वास्थ्य और रोग, उनके बारे में हमको पढ़ना है। कल हमने डिस्कस किया कि जो स्वास्थ्य है वो क्या होता है। तो हमने ये जाना कि हेल्थ इज द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। अगर एक सेंटेंस में स्वास्थ्य का अर्थ समझा जाए, स्वास्थ्य का मतलब समझा जाए, तो क्या कहलाएगा? कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, ये आपका कहलाएगा संपूर्ण स्वास्थ्य। स्वास्थ्य जो है उससे क्या होती है? आपकी काम करने की क्षमता बढ़ती है और आपका जीवन काल भी यानी आयु भी बढ़ती है। ठीक है, तो गुड हेल्थ यानी कि हेल्थ, स्वास्थ्य जो है उसको अच्छा बनाए रखने के लिए हम लोगों को क्या क्या करना चाहिए? हम लोगों को बैलेंस्ड डाइट लेना चाहिए। हम लोगों को अपने पर्सनल हाइजीन यानी व्यक्तिगत स्वच्छता का भी बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए प्रिवेंशन के लिए और कंट्रोल के लिए। अलग अलग रोगों के प्रिवेंशन और कंट्रोल के लिए जागरूकता होनी चाहिए। प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल के बारे में हमको जानकारी होनी चाहिए जिससे हम वेक्टर्स का कंट्रोल कर सकें, और वैक्सीनेशन के बारे में भी प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए। और समय समय पे वैक्सीनेशन की जब जहां जिस टाइप के वैक्सीनेशन की आवश्यकता हो तब वो वैक्सीनेशन कराना चाहिए। अब व्हाई डू डिजीज अकर, यानी डिजीजेस जो हैं, रोग जो हैं, वो क्यों आ जाते हैं, उसके कारण क्या हो सकते हैं? तो एक तो आपके आनुवंशिक कारण हो सकते हैं बच्चों, जिन्हें हम कहते हैं जेनेटिक रीजंस। वो क्या क्या हो सकते हैं? एक तो जन्मजात डिफिशियंसीज आ सकती हैं या इनहेरिटेबल डिफेक्ट्स आ सकते हैं। उसके अलावा किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन होने पर, और अगर हम अनियमित जीवनचर्या, ये भी रोगों के हो जाने का एक मुख्य कारण है। जिसमें क्या है कि जंक फूड का यूज करना, यानी कि भोजन, कहते हैं कि जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। तो जो आप भोजन ग्रहण करते हैं, जो आप भोजन खाते हैं, वो कैसा है उस पर डिपेंड करता है। आपकी जीवनचर्या कैसी है वो आपके स्वास्थ्य पे बिल्कुल सीधा प्रभाव डालती है। कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल्स एंड ड्रग्स और लैक ऑफ एक्सरसाइज, यानी कि क्योंकि हमारा शरीर जो है, हमारे शरीर केमिकल्स से ही मिलकर के बना हुआ है, तो एक्सेस आप अपने किसी भी दर्द को ठीक करने के लिए, किसी रोग को ठीक करने के लिए, अगर आपको मेडिकल स्टोर से डॉक्टर्स के द्वारा कोई दवा दी जाती है तो वो आप खा सकते हैं। लेकिन उसके अलावा अगर अलग से ड्रग्स का या अल्कोहल्स का कंजम्पशन जो है वो भी रोगों के पनपने का कारण है। जिसमें क्या होता है कि आपके न्यूरॉन्स पे डायरेक्ट असर होता है, आपका नर्वस सिस्टम बिगड़ जाता है। यानी कि जैसे कोई मशीन है, उस मशीन में अगर जंग लग जाए तो धीरे धीरे हम ये कह सकते हैं कि जंग लगना शुरू हो जाए, तो मशीन को समझ में ही नहीं आता। यानी हमारे शरीर के अंदर जो मशीनरी है उसको ये समझ में नहीं आता है कि किस तरीके से वो प्रॉपर काम करे, यानी उसका काम करने का जो तरीका है, पैटर्न है, वो डिस्टर्ब हो जाता है या चेंज हो जाता है। तो कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल्स और ड्रग्स ये भी बहुत बड़ा कारण है किसी भी रोग के पनपने का। और व्यायाम का अभाव, अगर हम योगा नहीं करते, प्राणायाम नहीं करते हैं या कुछ काम नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते प्रॉपर तरीके से, देखिए केवल अगर हम ये कहें कि हमारे जीवन का आधार क्या है, तो हम ये कह सकते हैं कि सांसें ही हमारे जीवन का आधार हैं। पर ये बात आज के समय में क्लियर कही जा सकती है कि जो भी आजकल के पीढ़ी के नौजवान हैं, या मैं भी उसी पीढ़ी में आ रही हूँ, उसी कैटेगरी में आ रही हूँ, हम लोगों को ये तक अवेयरनेस नहीं है कि सांसें लेनी कैसे हैं।
अपनी सांस पर ही कोई ध्यान नहीं है और सांसें ही जीवन का आधार है, मतलब जीवन का आधार जो है उसको ही हमको तरीका नहीं आता कि किस तरीके से हमें सांस लेनी है और किस तरीके से हमें सांस छोड़नी है। तो जब हम व्यायाम करते हैं तो हमारी सांसों पर अपने आप कंट्रोल होता है, तो इसलिए व्यायाम, योगा, ये सब भी बहुत ज्यादा जरूरी है रोगों से बचाव के लिए। अब कल हमने बात करी थी कि टाइप्स ऑफ पैथोजेनिक डिजीजेस के बारे में, यानी रोग कारक जो रोग हो जाते हैं उनके बारे में। बैक्टीरियल डिजीजेस के बारे में हमने बात करी थी, टाइफॉइड फीवर के बारे में, यानी कि एक इस प्रकार का बुखार जो एक बैक्टीरिया सैल्मोनेला टाइफी के द्वारा फैलता है और ये दूषित खान पान से, यानी कि साधारण भाषा में कह सकते हैं कि गंदा पानी पीने से या दूषित पानी पीने से ये फैलता है। और इसमें इसके क्या सिम्टम्स हैं, इसमें ये कंटामिनेटेड फूड और वाटर से फैलता है। साइट ऑफ इन्फेक्शन इसका क्या होता है, हमारी छोटी आंत पर ये प्रभाव डालता है। इसके सिम्टम्स हैं हाई फीवर, पेट दर्द, सर दर्द, भूख का ना लगना, अपच की शिकायत एंड इंटेस्टिनल परफोरेशंस। ये बहुत सीवियर केसेस में होता है जब आंतों में क्या हो जाते हैं, छेद हो जाते हैं। तो यहाँ तक पहुंचने की नौबत नहीं आएगी यदि आप पहले ही अवेयर रहेंगे। इसका टेस्ट कराने के लिए, टाइफाइड फीवर का कंफर्मेशन टेस्ट कराने के लिए विडाल टेस्ट कराया जाता है। कौन सा टेस्ट कराया जाता है, विडाल टेस्ट। ये एग्जाम में भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि टाइफाइड का कंफर्मेटरी टेस्ट कौन सा है। विडाल, अलग अलग रोगों के लिए अलग अलग कंफर्मेटरी ब्लड टेस्ट होते हैं, तो उन ब्लड टेस्ट के नाम अलग अलग होते हैं, है ना। तो उन टेस्ट के नाम जो है वो आपको, क्योंकि आप क्लास 12th में बायो के स्टूडेंट हैं, तो आपको पता होना चाहिए। और एग्जाम में भी इसके क्वेश्चंस के रूप में ये बहुविकल्पीय प्रश्न के रूप में पूछे जा सकते हैं। हो सकता है कि 4 टेस्ट के नाम एक साथ लिख दे और आप कंफ्यूजन में आ जाएं, तो इसलिए उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे तो आपको वो क्लियर रहेगा। और इसके लिए आपको ब्लड टेस्ट की जो रिपोर्ट होती है उसको आपको पढ़ना भी आना चाहिए, है ना। दूसरे रोग के बारे में हमने बात करी थी, न्यूमोनिया के बारे में, जिसमें जो रोग कारक है, पैथोजन है, उसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। कैसे फैलता है ये, ड्रॉपलेट्स, अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन की छींक से या खांसी से जो ड्रॉपलेट्स हैं या बाहर निकलती हैं और वो किसी दूसरे स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में अगर चली जाएं, या उसके पानी पिए हुए झूठे ग्लास का अगर हम यूज करें या उसके खाना खाए हुए बर्तन का यूज करें, तो उससे ये जो रोग है ये पनपना शुरू हो जाता है, या दूसरे स्वस्थ व्यक्ति को भी इन्फेक्टेड कर सकता है। साइट ऑफ इन्फेक्शन इसका क्या होता है, एल्वियोलाई, जो आपका फेफड़ा है, लंग्स है, जिनका हम सांस लेने के लिए यूज करते हैं, उनमें जो आपके फुफ्फुस कोशिकाएं होती हैं वो बलून के जैसे स्ट्रक्चर, जहां पे जब हम सांस लेते हैं तो उसमें हवा भर जानी चाहिए, वो बैग्स, बलून्स कह सकते हैं, वो अल्वियोलाई में क्या भर जाता है, एक द्रव वाला पदार्थ भर जाता है, जिसको हम कहते हैं बहुत जकड़न होने लगी है या बहुत ज्यादा कफ बनने लगा है, ये सब बोलते हैं। जैसे हम जब कोविड के टाइम में जितने लोगों की भी मृत्यु हुई तो उसमें निमोनिया जो है वो सबसे बड़ा कारण बन के सामने आया था, है ना। तो साइट ऑफ इन्फेक्शन क्या है निमोनिया में, एल्वियोलाई में द्रवीय पदार्थ भर जाते हैं, यानी कि फ्लूइड उसमें भर जाता है, जिससे क्या होती है, क्योंकि जब फ्लूइड भर जाएगा तो वो हवा के भरने की जगह नहीं बचेगी, तो इसलिए सांस लेने में बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, डिफिकल्टी होती है इन ब्रीदिंग। सिम्टम्स क्या है निमोनिया के, एक तो फीवर, हाई फीवर आ जाता है, चिल्स यानी कि बहुत ज्यादा ठंड भी लगती है, कफ, कफ का मतलब नॉर्मल कफ नहीं होता, बहुत ज्यादा सीवियर कफ होता है, यानी कि जकड़न, जिसको हम साधारण भाषा में कहते हैं कि चेस्ट में बहुत ज्यादा जकड़न हो गई है, कफ जो है बहुत ज्यादा हो गया है, जिससे सांस लेने में बहुत बहुत ज्यादा घड़घड़ाहट की आवाज आती है और सांस ले ही नहीं पाता इंसान प्रॉपरली, तो सांसें जो है बहुत जल्दी जल्दी चलने लगती हैं। उसमें सर दर्द की भी शिकायत होती है, हेडेक होता है।
कुछ सीवियर केसेस में ये देखा गया है कि होठों का और नाखूनों का रंग भी बदल जाता है, वो लगभग ग्रे कलर के हो जाते हैं। अब उसके अलावा कुछ और बैक्टीरियल डिजीजेस के बारे में मैंने आपको बता दिया था। 2 के बारे में आपने सिम्टम्स और कौन सा बैक्टीरिया है जिसके कारण ये रोग होता है वो देखा था। मैंने आपको बताया था जैसे मनुष्यों में होने वाली कुछ और बैक्टीरियल डिजीजेस हैं और उनके कॉज, उनके कौन कौन से बैक्टीरिया के कारण वो रोग होता है वो आप नोट कर लेंगे। डिसेंट्री होता है शिगेला डिसेंट्रियाई के थ्रू, उसके बाद प्लेग होता है यर्सीनिया पेस्टिस के थ्रू, और डिप्थीरिया होता है आपका कॉरिनीबैक्टीरियम डिप्थीरियाई के थ्रू। ठीक है, तो ये नाम आप याद कर लेंगे। अब जैसे हम पैथोजेंस के बारे में बात कर रहे हैं तो हम बात करते हैं डिजीजेस के बारे में, लेकिन जो ये सूक्ष्म जीव होते हैं बच्चों, इनकी अलग अलग कैटेगरीज हैं। अब आप क्लास 12th में हैं तो आपको ये सारी चीजें, कॉन्सेप्ट सारे आपको पता हैं, आप इजीली जानते हैं इन चीजों के बारे में, केवल आपको एक बार समझने की देरी है। आप जानते हैं कि कुछ रोग जो हैं वो बैक्टीरिया के द्वारा हो जाते हैं तो वो बैक्टीरियल डिजीज कहलाती है। कुछ ऐसे रोग होते हैं जो वायरसेस के द्वारा फैलते हैं और वो क्या कहलाती है, वायरल डिजीजेस कहलाती हैं। तो जैसे वायरल जो शब्द है, इसको जब हम सुनते हैं तो सबसे पहले हमारे माइंड में क्या चीज आती है? सबसे पहले हमारे माइंड में आता है वायरल फीवर। जिस समय पे मौसम ठंडक से गर्मी होने वाली होगी या मौसम बदल रहा होगा, मौसम चेंज हो रहा होगा, या गर्मी के साथ हल्की हल्की ठंड आनी शुरू होगी, या बरसात, मतलब जब भी एक मौसम से दूसरे मौसम में चेंज हो रहा होता है उस समय पे हम ये कहना शुरू कर देते हैं जनरली कि मौसम में बदलाव के कारण जो है वायरल फीवर बहुत चल रहा है ना। तो वो क्या होता है, उस समय वायरसेस जो है वो उनकी फेवरेबल कंडीशंस आ जाती हैं, तो वायरसेस एक्टिवेट होने के लिए जब वो एक दूसरे, अब वायरस क्या है, वायरस के बारे में आप सभी जानते हैं कि वायरस जो है वो जब किसी भी लिविंग सेल के अंदर पहुंच जाएं तो वो एक्टिवेट हो जाते हैं और अपने आप को मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते हैं। और अगर वो किसी लिविंग सेल के अंदर नहीं है तो वो किसकी तरह एक्ट करते हैं, नॉन लिविंग थिंग की। मतलब अगर वो किसी जिंदा ऑर्गेनिज्म या लिविंग सेल के अंदर हैं तो उनका अस्तित्व है, और अगर वो यहाँ वहाँ कहीं भी हैं तो उनका कोई अस्तित्व नहीं है, मतलब तब तक वो कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तो एक चैप्टर में हम लोगों ने आप सबने पढ़ा हुआ है कि वायरस की संरचना कैसी होती है, प्रोटीन कैप्सिड में वो कवर्ड होते हैं, यानी प्रोटीन का एक खोल उनके ऊपर होता है। तो इसीलिए इस समय जैसे बहुत विपरीत परिस्थितियां चल रही हैं तो इसलिए बार बार कहा जा रहा है कि साबुन से बार बार हाथ धोएं जिससे आप वायरल डिजीज से बच सकें। ठीक है, तो वायरल डिजीज में सबसे कॉमन डिजीज जिसको हम क्या कहते हैं, सर्दी जुकाम। नॉर्मल भाषा में हम जिसको सर्दी जुकाम कहते हैं और सबसे कॉमन होती है, और इस पर पहले हम लोग सर्दी जुकाम होने पर किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं होती थी और नॉर्मल सर्दी जुकाम पे कभी भी कोई डॉक्टर के पास भी नहीं जाता था। लेकिन आज के समय में जो परिस्थितियां हैं इसमें सर्दी जुकाम हो जाना मतलब बहुत बड़े खतरे की घंटी। तो पहले जब तक कोविड वाला वायरस नहीं आया था तब तक इस पर हम लोग उतना ज्यादा ध्यान नहीं देते थे, लेकिन अब हल्का सा सर्दी खांसी जुकाम होने पर ही लोग जागरूक हो जाते हैं कि कहीं कोई परेशानी तो नहीं या कहीं से कोई वायरस तो नहीं अटैक कर रहा है। तो वायरल डिजीजेस में सबसे कॉमन जो रोग है, सबसे कॉमन जो बहुत ज्यादा तेजी से फैलता है और बहुत सारे लोगों में मौसम के बदलते हुए समय में देखा जाता है, वो है आपका कॉमन कोल्ड, यानी सामान्य सर्दी जुकाम। कॉमन कोल्ड का मतलब सामान्य सर्दी जुकाम। ये एक प्रकार का वायरल डिजीज है, यानी कि वायरस से फैलता है। तो बैक्टीरिया से फैलने वाले रोगों के नाम अलग लिख लेंगे, वायरसेस से फैलने वाले रोगों के नाम मार्जिन लगा के आप अलग लिख सकते हैं।
जो आपका कॉमन कोल्ड है यानी सामान्य सर्दी जुकाम है, उसके रोग कारक वायरस का नाम है राइनो वायरसेस। क्या नाम है? राइनो वायरसेस। तो जो ये वायरसेस होते हैं राइनो वायरस, इसके द्वारा मनुष्य में क्या होती है, सबसे हम ये कह सकते हैं मोस्ट इन्फेक्शियस डिजीज, मोस्ट इन्फेक्शियस जो सर्दी जुकाम है वो मोस्ट इन्फेक्शियस मतलब सबसे ज्यादा संक्रामक होता है। आपने जनरली देखा होगा कि अगर कोई एक फैमिली है, मान लीजिए कि किसी बच्चे को सर्दी जुकाम हो गया, तो वो सर्दी जुकाम जरूर कम से कम जो उनके आसपास रहने वाले लोग हैं, उनका परिवार है, भाई बहनों को, माता पिता को, सबको हो जाता है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि कोई उसमें बचेगा, बहुत कम लोग जिनकी इम्यूनिटी पावर बहुत मजबूत होगी वो बच सकते हैं, अदरवाइज सबको ही सर्दी जुकाम हो जाता है ना। हम जनरली बातचीत करते हुए कहते हैं इससे मुझे सर्दी हो गई, इससे मुझे जुकाम हो गया। तो इससे हो गया का मतलब वो वायरस जो है वो ट्रांसफर हो जाता है एक इंसान से दूसरे इंसान के शरीर में। नाक के थ्रू हम इनहेल कर लेते हैं, जब हम सांस ले रहे होते हैं उस समय ड्रॉपलेट्स को, या किसी ऐसे चीज को इनहेल करेंगे सांस लेते समय, जैसे मान लीजिए किसी ने छींका, वातावरण में वो वायरसेस हैं और हमने सांस ली, तो जब हमने सांस ली तो वो वायरस क्या हुआ, हमारी नासिका के थ्रू, हमारी नाक के थ्रू कहाँ चले गए, हमारे शरीर के अंदर चले गए और हमारे लिविंग सेल्स में जा करके उन्होंने अपने आप को मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। और इस यानी कि इन्फेक्शन जो है वो दूसरे शरीर से, एक शरीर से दूसरे शरीर में क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया या संक्रमण हो गया। तो संक्रमित, सबसे ज्यादा संक्रामक रोग जो है वो आपका सर्दी जुकाम ही माना जाता है। और इसी के रूप में एक बहुत भयावह रोग भी सामने आ गया जिसको हम आज कोविड के नाम से जान रहे हैं, और जिससे बहुत मृत्यु की दर भी बहुत ज्यादा बढ़ी पिछले कुछ वर्षों में। इसका साइट ऑफ इन्फेक्शन क्या होता है, यानी कि कौन से ऐसे रास्ते हैं, कौन सी ऐसी जगह है जहां से इन्फेक्शन हो सकता है। तो नोज एंड रेस्पिरेटरी पैसेज, नाक और सांस लेने का जो रास्ता है, श्वसन की प्रक्रिया के लिए जो हमारी मशीनरी है उसमें इन्फेक्शन हो जाता है। और स्प्रेड कैसे होता है, ड्रॉपलेट्स रिलीज्ड फ्रॉम कफिंग और स्नीजिंग, जो आप खांसते या छींकते समय जो ड्रॉपलेट्स आप वातावरण में फैला देते हैं उनसे, या कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट से, जैसे आप मान लीजिए आपका ही कोई सामान है जिस पर आपने छींका है या खांसते समय वो उसमें लग गया है, तो क्योंकि बहुत सूक्ष्म होते हैं, हमें दिखाई नहीं पड़ते, तो हम ये जान नहीं सकते कि यहाँ पे वो वायरस है। लेकिन अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट को छुआ है जहाँ पे वायरस है, वो आपके हाथों में आया और हाथ से आपने अपनी नाक पर टच किया या सांस लिया या नाक में खुजली कर दी या कुछ भी, मतलब इस तरीके से जिससे आपके शरीर में वो जा सके, तो उससे क्या हो जाता है, इन्फेक्शन फैलने का खतरा हो जाता है। इसलिए हम क्लास 12th में हैं, अभी बड़े बड़े लोगों को भी समझाने पे समझ में नहीं आ रहा है कि ऑलवेज वियर योर मास्क, अपने मास्क को भी साफ सुथरा रखें, उसको केवल बाहर से छुएं, अंदर से ना छुएं। और जब हम छोटे थे, ये चीजें तो हमें छोटे थे तभी से, बचपन से ही सिखाई जा रही हैं, क्या कि कवर योर माउथ, कवर योर नोज व्हेन यू स्नीज और कफ। जब आप कभी भी छींक रहे हों या आप खांसी कर रहे हों तो आप अपने नाक को और मुंह को अपने पास जो आपकी रुमाल है उससे कवर कर लें। ऐसा हमें बचपन में ही बताया गया है, सारे छोटे बच्चों को बताया जाता है, पर पता नहीं कैसे क्या होता है कि बचपन में बताई गई चीजें जो है वो बड़े होते होते एकदम भूल जाती हैं। ये एटिकेट्स, ये मैनर्स तो बचपन में ही स्कूलों में बताया जाता है, माता पिता रेगुलर बताते रहते हैं कि जब आप खांसते हैं या छींकते हैं तो अपने माउथ को, नोज को कवर कर लेना चाहिए। अब उसके पीछे का रीजन आप सभी को पता ही चल गया कि आपकी जो स्नीजिंग में और कफिंग में ड्रॉपलेट्स जो होती हैं उनके अंदर संक्रामक वायरसेस हो सकते हैं, तो इसलिए अवॉइड करना चाहिए, खुले में कभी भी खांसना छींकना नहीं चाहिए, ताकि वो ड्रॉपलेट्स आपके या इन्फेक्शन वाले ड्रॉपलेट्स वातावरण में ना फैलने पाए, जिससे संक्रमण की दर जो है वो कम हो सकती है। ठीक है, सिम्टम्स इसके क्या हैं,
कॉमन कोल्ड के आप सभी को पता है नाक जाम हो जाती है, एकदम नेजल कंजेशन हो जाता है और डिस्चार्ज भी होता है, यानी कि कफ बनने लगता है बहुत ज्यादा शरीर में और नोज के थ्रू उसका डिस्चार्ज भी होता है। सोर थ्रोट यानी कि गले में बहुत ज्यादा खराश होती है, आप कह सकते हैं आपके गले में ड्राइनेस हो जाती है बहुत ज्यादा, जिससे बोलने में आपको तकलीफ होती है। कफ की मात्रा आपके शरीर में बढ़ जाती है, सर दर्द होता है, बहुत ज्यादा थकान लगती है और बहुत ज्यादा आपको इजी नहीं फील होता, क्योंकि हमारे जीवन का आधार ही अभी हमने बात करी सांस लेना है, तो सांस ही हम प्रॉपरली नहीं ले पाते हैं। तो इसमें हम कभी बहुत सारे लोग विक्स लगाते हैं, बहुत सारे लोग, लेकिन सबसे कारगर उपाय इस समय देखा गया कि कॉमन कोल्ड से निजात पाने के लिए स्टीम लेना, स्टीम को इनहेल करना, ये देखा गया आज के समय में कि जो भाप लेते हैं लोग तो थोड़ा सा इससे जल्दी निजात मिलती है सोर थ्रोट में और नेजल कंजेशन में। तो ये इसके सिम्टम्स हैं। इसके बाद एक और बुखार, इसका भी मौसम आता है बच्चों, है ना। एक मौसम आएगा कि जितनी तरफ जिधर देखिए उधर ही डेंगू के मरीज दिखाई पड़ेंगे। ये कैसे फैल जाती है बीमारी डेंगू? पहले हमने कॉमन कोल्ड के बारे में जान लिया कि राइनो वायरसेस के द्वारा ये फैलता है मनुष्यों में, ठीक है। ये किसको इन्फेक्शन कर देता है, कौन से पार्ट को? नोज को और रेस्पिरेटरी पार्ट को, रेस्पिरेटरी पाथ को जो है इन्फेक्ट कर देता है। लेकिन जो कॉमन कोल्ड है वो लंग्स को इन्फेक्शन नहीं करेगा, जो कॉमन कोल्ड है वो लंग्स में इन्फेक्शन नहीं करेगा। ये मतलब अंतर है, केवल आपके रेस्पिरेटरी पैसेज तक ही रहेगा। लेकिन जो कोविड के टाइम में वायरस आया था, अगर आप कंपेयर करेंगे तो वो क्या करता था, वो लंग्स को इन्फेक्शन कर देता था, ठीक है। सिम्टम्स इसके क्या है? नेजल कंजेशन होगा, डिस्चार्ज होगा, सोर थ्रोट होगा, यानी कि आपकी आवाज चेंज हो जाएगी, हॉर्सनेस आ जाएगी आपकी आवाज में, भारी आवाज हो जाएगी, कफ होगा, हेडेक होगा यानी कि सर दर्द होगा, बहुत ज्यादा थकान होगी। लेकिन जनरली कहते हैं ये सिम्टम्स जो हैं यूजुअली वो 3 से 7 दिन, मैक्सिमम 7 डेज लगेंगे और लगभग मतलब जो बहुत इसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है वो 3 दिन में भी ठीक हो जाता है। अब जो ड्रॉपलेट्स हैं उनसे बचाव के लिए अब आपको बहुत सारे तरीके पता हैं, तो इस समय यही लाइन अगर बोली जाए कि सावधानी ही बचाव है, तो इस लाइन को ध्यान में रख करके आपस में दूरी बनाए रखेंगे, मास्क पहनेंगे, हाथों को समय समय पे धोएंगे, साफ करेंगे और उसके बाद फिर किसी भी चीज को छूने से सैनिटाइजेशन का बहुत ध्यान रखेंगे। किसी भी चीज को डायरेक्ट जो है वो अपने हाथों से नहीं छुएंगे, कोशिश करेंगे और छूने से पहले अवेयर रहेंगे कि आप क्या छू रहे हैं और उसके बाद आपने अपने हाथों को सैनिटाइज किया या नहीं किया। इसके बाद बच्चों आता है आपका 2-3 और बुखार ही हैं, ये सारे के सारे। जैसे डेंगू है, डेंगू भी एक प्रकार का क्या है, बुखार है। आपका मलेरिया भी एक प्रकार का बुखार है, चिकनगुनिया भी एक प्रकार का बुखार है। तो पहले हम डेंगू और चिकनगुनिया के बारे में बात कर लेंगे और उसके बाद मलेरिया के बारे में आपको थोड़ा सा, उसमें जो प्रोटोजोन है उसकी तो हाँ आपको पूरी लाइफ साइकिल पढ़नी है, तो ये आपके कोर्स में है। डेंगू जो है, डेंगू एक प्रकार का बुखार है जो किससे, डेंगी वायरस से होता है, फ्लेवी वायरस और आरएनए वायरस, यानी इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो आरएनए बेस्ड होता है। ट्रांसमिटेड बाय, डेंगू किससे फैलता है? हम बोलते हैं डेंगू मच्छर, डेंगू मच्छर, पर डेंगू मच्छर नहीं होता। जो पैथोजन है वो डेंगी वायरस होता है और वो मॉस्किटो जो होती है उस पे, उसके अंदर होता है, ठीक है। तो जब कोई मच्छर नहीं, मतलब ऐसा मच्छर जिसके ब्लड में डेंगी वायरस है, उसने अगर किसी स्वस्थ मनुष्य को काटा, मान लीजिए कोई संक्रमित मच्छर यदि स्वस्थ मनुष्य को काटता है, तो जब वो काटता है मच्छर तो अपनी लार के थ्रू इस वायरस को क्या कर देता है, मनुष्य के शरीर में छोड़ देता है, ठीक है। और उसके बाद वो जो स्वस्थ मनुष्य है वो संक्रमित हो जाता है। अब ये फैलता कैसे है? एक संक्रमित मच्छर ने एक स्वस्थ मनुष्य को काटा,
ठीक है, वो स्वस्थ मनुष्य जो है इस वायरस से पीड़ित हो गया, उसको सिम्टम्स आने लगे, डेंगू का बुखार हुआ, जिसमें सबसे बड़ा सिम्टम देखा गया कि प्लेटलेट्स का जो काउंट है वो हमारे ब्लड में बहुत तेजी से उसका फॉल होने लगता है, यानी कि प्लेटलेट्स की संख्या जो है बहुत तेजी से घटने लगती है। ठीक है, अब फैलेगा कैसे? जो वो संक्रमित व्यक्ति है, उस संक्रमित व्यक्ति को यदि कोई नॉर्मल मच्छर काटे तो उस मच्छर में भी वो चले जाएगा, और फिर वो मच्छर अगर दूसरे स्वस्थ व्यक्ति को काटेगा तो फिर वो क्या कर देगा? ट्रांसफर कर देगा इस वायरस को। तो ट्रांसफर इस प्रकार से होता है। इसमें सिम्टम्स क्या हैं? इस मच्छर का नाम लिखेंगे, क्या है? एडीज। एडीज मच्छर में ये पाया जाता है, मतलब एडीज मच्छर में ये ट्रांसमिट होने का ये कैरियर होते हैं। सिम्टम्स जो है इसके, इसमें फीवर आता है बच्चों, और हाई फीवर आता है, हेडेक यानी सर दर्द होता है बहुत तेज, मसल्स एंड जॉइंट पेन्स होते हैं, यानी कि आपके मांसपेशियों में और आपके जोड़ों में बहुत तेज की का दर्द होता है, एंड कैरेक्टरिस्टिक स्किन रैश, और कई केसेस में ये देखा गया है कि त्वचा पे स्किन रैशेस हो जाते हैं जो आपके मीजल्स के समान दिखाई पड़ते हैं। तो कभी कभी डेंगू फीवर का इसलिए टेस्ट कराया जाता है क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि मीजल्स और डेंगू में अंतर कर पाना थोड़ा सा कठिन, क्योंकि वो आपकी स्किन पे भी रैशेस के रूप में दिखाई पड़ते हैं। तो इसमें भी आराम की सलाह दी जाती है, दवाइयों की सलाह दी जाती है, अलग रहने की सलाह दी जाती है, और मच्छर, सबसे बड़ी बात कि मच्छर रहित कमरे में रहने की सलाह दी जाती है ना। और उसके बाद एक और, अब इसको आपको लर्न करना पड़ेगा, इनके नामों को, है ना। पैथोजन का नाम लर्न करना पड़ेगा, किसके द्वारा ये फैलता है, मच्छर का नाम लर्न करना पड़ेगा, और सिम्टम्स आप सभी को पहले से पता है। पैथोजन चिकनगुनिया जो आपका बुखार होता है, चिकनगुनिया भी चिकनगुनिया वायरस के द्वारा फैलता है, जो अल्फा वायरस है, ये भी एक आरएनए बेस्ड वायरस है। ट्रांसमिट कैसे होता है? ये भी मच्छर के द्वारा ही ट्रांसमिट होता है, और एडीज एजिप्टी के द्वारा। ठीक है, सिम्टम्स इसके क्या हैं? लगभग सबके सिम्टम्स एक जैसे ही होते हैं, तो टेस्ट से ही पता चलता है बच्चों की कौन सा स्पेसिफिक फीवर है, क्योंकि अब बुखारों के भी कई प्रकार हो गए हैं, है ना। और उसको नॉर्मल डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, टाइफाइड, इतने तो 4 तो हम बुखार के बारे में पढ़ चुके। तो इसके भी सिम्टम्स क्या हैं? फीवर आता है, हेडेक होता है, सर दर्द होता है, मसल एंड जॉइंट पेन होते हैं, यानी कि आपके मांसपेशियों में बहुत दर्द होगा और जोड़ों में बहुत दर्द होता है, फटीग होता है, यानी कि आपको बहुत ज्यादा थकान लगती है, नाउशिया यानी कि आपको बहुत ज्यादा अनईजीनेस लगेगी, और वोमिटिंग की फीलिंग होगी, हल्की घबराहट, अनईजीनेस, और उसके बाद आपको फीलिंग होगी कि जैसे वोमिटिंग की फीलिंग होगी, यानी आपको ऐसे लगेगा कि आपको उल्टी आ रही है ना। और उसके बाद आपकी आंखों में भी इन्फ्लेमेशन होता है, यानी आपकी आंखों में भी काफी जलन होती है। तो ये चिकनगुनिया के सिम्टम्स हैं। तो इन सबसे बचाव के लिए, बचाव के क्या तरीके हैं? इन सबसे बचाव के लिए बच्चों, मच्छर को पनपने से रोकना चाहिए। मच्छर को पनपने से अगर आप रोकें तो फिर उससे जो है वो बचाव हम इन दोनों बीमारियों से कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने बात कर ली डेंगू और चिकनगुनिया के बारे में, कॉमन कोल्ड के बारे में। अब एक ऐसे रोग के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं जो फैलता है मच्छर से ही, फैलता है मच्छर से ही, लेकिन आपका वो वायरल डिजीज नहीं है ना। तो मैंने आपको क्या बोला था कि जो रोग हैं वो 3 तरीके से फैलते हैं। पैथोजेंस के अलग अलग होने के कारण रोगों की कैटेगरी भी अलग अलग हो जाती है। तो क्लास 12th में है आप, अगर आपको ये चैप्टर बहुत इजीली समझ में आ रहा है तो आप ये मान के चलिए कि जो भी बच्चे डॉक्टर बनने के कोर्स में एडमिशन लेंगे वो बहुत इजीली आगे बढ़ते चले जाएंगे। इसमें क्या है कि डिजीज का कारण जो है वो डिसाइड करता है कि डिजीज पे कौन सी दवाइयां काम करेंगी और कौन से तरीके का इसमें सिम्टम्स आएंगे। तो हमने बैक्टीरियल डिजीज के बारे में बात कर ली, जिसमें हमने बैक्टीरियल डिजीज में आपने किसके किसके बारे में बात करी? बैक्टीरियल डिजीज में हमने बात करी टाइफाइड फीवर के बारे में, जो कि एक बैक्टीरियल डिजीज है, होता है सैल्मोनेला टाइफी नाम के बैक्टीरिया से। ठीक है, न्यूमोनिया,
होता है आपको स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई से, ठीक है। तो ये दोनों बैक्टीरियल डिजीजेज हैं। फिर डिसेंट्री, ये होती है किसी बैक्टीरिया से, शिजेला डिसेंट्रियाई से, ठीक है। इसके बाद प्लेग, डिफ्थीरिया, ये जो रोग हैं ये बैक्टीरियल डिजीजेज हैं। उसके बाद वायरल डिजीजेज में हमने बात करी कॉमन कोल्ड के बारे में, जो कि एक वायरल डिजीज है, यानी कि राइनो वायरस से फैलता है। उसके बाद हमने बात करी डेंगू के बारे में, जो डेंगी वायरस से फैलता है, फ्लेवी वायरस जिसको कहते हैं, आरएनए बेस्ड वायरस होता है, और एक मॉस्किटो उसका क्या होता है, कैरियर, एडीज मच्छर से ये फैलता है। उसके बाद हमने चिकनगुनिया के बारे में बात करी। तो चिकनगुनिया का बुखार जो है ये भी एक प्रकार का वायरल फीवर है, यानी कि वायरस से फैलने वाला बुखार है, और इसमें क्या होता है, ये भी मच्छर के थ्रू ही फैलता है। और इसके सिम्टम्स में और डेंगू के सिम्टम्स में कोई खास फर्क नहीं होता, बस चिकनगुनिया में वोमिटिंग किसी भी फीलिंग आती है और इन्फ्लेमेशन जो है वो आईज का। सिम्टम्स बहुत जनरल एक समान लगभग एक जैसे होते हैं सभी बुखारों के सिम्टम्स, है ना। तो कुछ कुछ कहीं अंतर होता है अदरवाइज। अब हम बात करेंगे, हमने बैक्टीरिया से फैलने वाले रोगों के बारे में बात कर ली, हमने वायरस से होने वाले कुछ बुखार के बारे में बात करी। अब हम बात करेंगे एक ऐसे बुखार के बारे में जो किसी वायरस से नहीं फैलता बल्कि एक प्रोटोजोआ से फैलता है, यानी एक कोशिकीय जीव होता है प्रोटोजोआ, उससे फैलता है। तो हम बात करेंगे प्रोटोजोवन डिजीज के बारे में। प्रोटोजोवन डिजीजेस कौन कौन सी हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे। तो प्रोटोजोवन डिजीज में हम सबसे पहले बात करेंगे बच्चों बहुत ही कॉमन बुखार मलेरिया के बारे में, ठीक है। मलेरिया के बारे में किससे फैलता है, ये प्लाज्मोडियम, किससे फैलता है, प्लाज्मोडियम, यानी इसका रोग कारक जो है वो प्लाज्मोडियम स्पीशीज है, और प्लाज्मोडियम स्पीशीज से ये रोग जो है वो फैलता है। इसका कौन सा वेक्टर क्या है, इसका कारक क्या है, मादा एनोफ्लीज मच्छर। मादा एनोफ्लीज मच्छर जो है ये प्लाज्मोडियम का कैरियर होती है, या हम कह सकते हैं इस रोग का कारक होती है। और सिम्टम्स इसमें क्या है, बहुत ज्यादा ठंड लग के बुखार आता है, यानी चिल्स के साथ साथ हाई ग्रेड फीवर होता है। स्पीशीज के बारे में अलग अलग हम जानेंगे, एक होता है आपका प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, एक होता है आपका प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, और एक होता है आपका प्लाज्मोडियम मलेरिया। कौन कौन सा होता है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम और प्लाज्मोडियम मलेरिया। अब जो ये मलेरिया है, आपने मलेरिया के बारे में सबने सुना है ना। ये एक ऐसी डिजीज है जिससे मनुष्य बहुत सालों से लड़ता आ रहा है, मतलब अभी भी हो जाता है लोगों को, और इसका ऐसी कोई काट नहीं मिली कि जिससे हो ही ना, ऐसा अभी तक नहीं हो पाया। तो प्लाज्मोडियम नाम का, प्लाज्मोडियम स्पीशीज का एक बहुत छोटा प्रोटोजोवन है, सूक्ष्म जीव है, जो मनुष्यों में मलेरिया होने के लिए उत्तरदायी है, मलेरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। प्लाज्मोडियम की अलग अलग स्पीशीज होती है, जैसे कि प्लाज्मोडियम वाइवेक्स होता है, प्लाज्मोडियम मलेरियाई है, और प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम है। ये अलग अलग प्रकार के मलेरिया के लिए उत्तरदायी होते हैं, यानी कि अलग अलग स्पीशीज से मलेरिया भी कई प्रकार का होता है, तो अलग अलग प्रकार की मलेरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब इसमें जो आपका प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम है, इससे होने वाला जो मलेरिया है वो बहुत ज्यादा मैलिग्नेंट होता है ना, यानी कि बहुत ज्यादा सीरियस हो सकता है और ये घातक भी हो सकता है। तो इसके बारे में हम अब अगले सेशन में बात करेंगे। बच्चों, आज की क्लास में आप सभी ने डेंगू के बारे में पढ़ा, चिकनगुनिया के बारे में पढ़ा, तो आपने पढ़ लिया है। बस क्या करना है, आपको उसको लिख करके उसके जो रोग कारक पैथोजन है उसका नाम याद करना है। सिम्टम्स आप सभी को जनरली पता भी है, और आप उसको एक बार लिख भी लेंगे तो आपको अच्छे से लर्न हो जाएंगे। ये जो चैप्टर है इससे आपके बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में, और इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपके एग्जाम के लिहाज से भी, और आपका नीट की प्रिपरेशन के लिहाज से भी ये चैप्टर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान देकर पढ़ेंगे। आज की क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।